आइए डिस्कस करते हैं अपना जो क्वेश्चन का सेक्शन हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे बेटा, उसी पे अभी हम लोग फोकस्ड रहेंगे और आज कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे जो आपको हर यूनिट का एक बार रिव्यू करा दे। ठीक है, तो इस बात पे हम लोग फोकस्ड रहेंगे। ओके, देखिए एक अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन है और बहुत ईजी क्वेश्चन है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन का मतलब ये एक सेट है और दूसरा सेट ये है, तो इन दोनों के बारे में आपको बताना है कि इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर सेट करना पड़ रहा है आपको। और ये JE16 का क्वेश्चन है, ठीक है। और ये दोनों JE16, एक ये 16 में आया था और ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली आया था अप्रोक्सीमेटली 18 में, ठीक है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आप पीरियोडिक टेबल का जो आयोनाइजेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट है उसको आप लोग समझ लीजिए। देखिए जो मैं बता रहा हूँ बस आप उसको देखते जाइए, उसको देखते जाएंगे आपकी कहानी आसान हो जाएगी। देखिए आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में जितना टर्म मैंने बताया है एक बार आप रिकॉल करने की कोशिश करिए क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले। देखिए आयोनाइजेशन एनर्जी कब बढ़ेगी बेटा, जब होगी साइज कम। पहली बात तो ये जो की पॉइंट्स हैं आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में, तो पहला की पॉइंट क्या है बेटा, ये पहला की पॉइंट ये है। दूसरा की पॉइंट है अगर आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है कब, जब बढ़ता है जेड इफेक्टिव, ठीक है। आप चाहें तो इसको पहले भी लिख सकते हैं कि जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है। दूसरा आयोनाइजेशन एनर्जी हाई कब रहती है, देखो आयोनाइजेशन एनर्जी जेड, अच्छा तुमको ये तो पता है ना कि जेड इफेक्टिव जितना ज़्यादा बढ़ता है साइज उतना कम होता है, ठीक। तो इन तीनों रिलेशन से आप बता सकते हो। अगला की पॉइंट अगर देखोगे कि आयोनाइजेशन एनर्जी को समझने के लिए कि सर आयोनाइजेशन एनर्जी हाई होती है, ठीक है सर हाई होती है किसकी, अगर वो हाफ फिल्ड हो या क्या हो फुल फिल्ड हो। कोई ऐसा कॉन्फ़िगरेशन मिल जाए जो हाफ फील्ड और फुल फील्ड हो, तो जनरली ड्यू टू स्टेबिलिटी एक्सचेंज एनर्जी, एक टर्म मैंने आप लोगों को क्या बताया था बेटा, एक्सचेंज एनर्जी, ठीक है। तो एक्सचेंज एनर्जी हाई होती है। तो ये देखो ये चारों रिलेशन कैसे हैं इसको आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, अगर याद हो तो कोई बात नहीं। अगला रिलेशन क्या होता है बेटा, जेड इफेक्टिव का अगला रिलेशन। जेड इफेक्टिव सर बढ़ता है कब, पॉजिटिव डिवाइडेड बाय निगेटिव। अच्छा सर इसका मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव डिवाइडेड बाय निगेटिव का मतलब कि अगर किसी स्पेसीज के ऊपर जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उसका उतना ज़्यादा उसका जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, और किसी स्पेसीज के ऊपर जितना ज़्यादा निगेटिव चार्ज होगा उसका जेड इफेक्टिव उतना ही ज़्यादा कम होगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई है। और इसका आप देखो इतने रिलेशन से आपका क्वेश्चन अब सॉल्व हो चुका है। यही पूरा का पूरा आयोनाइजेशन एनर्जी है। आयोनाइजेशन एनर्जी के चक्कर में हम लोग फंसे रहते हैं, ये है वो है कैसे नहीं। अगर आपको इतना आता है, देखो साइज के बारे में और जेड इफेक्टिव, बस आपको इतना साइज और जेड इफेक्टिव और हाफ फील्ड और फुल फील्ड पता है, आप आयोनाइजेशन एनर्जी के किसी भी क्वेश्चन को तोड़ना जान जाओगे, ठीक है। तो इसको आप लोग पहले लिख लीजिए कि आयोनाइजेशन एनर्जी का ये टर्म, ठीक है बेटा। यहाँ पे अगर आप लोग को नहीं दिख रहा होगा तो ये जेड इफेक्टिव मैं लिखा हूँ साइड में, ठीक है, ड्यू टू स्पेस समथिंग, ओके। इसको आप लोग पहले छाप दीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक है, होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। अब देखो एक एक क्वेश्चन को मैं तोड़ना शुरू करता हूं। इतना तो बेटा आप लोगों को समझ में आ गया है, ठीक है। सबसे पहले मैं नाइट्रोजन ऑक्सीजन और फ्लोरीन का फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर आपको बताने की कोशिश करता हूं। देखिए इसको मैं क्लीन कर रहा हूं, ओके, इधर वाले पार्ट को, और यहीं पे मैं सॉल्व कर दे रहा हूं इसको। देखो नाइट्रोजन ऑक्सीजन और फ्लोरीन, सर नाइट्रोजन ऑक्सीजन और फ्लोरीन किसी भी पीरियड के अलोंग अगर लेफ्ट टू राइट आप जा रहे हो, किधर जा रहे हो बेटा, लेफ्ट टू राइट, तो जनरली क्या होती है साइज डिक्रीज करता है। साइज डिक्रीज, अगर साइज कम है तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, हाई। अगर मैं ऐसे बात करूं नाइट्रोजन ऑक्सीजन और फ्लोरीन के आयोनाइजेशन एनर्जी का, तो इधर से इधर जाने पर नाइट्रोजन आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़नी चाहिए थी, लेकिन हमको ये ध्यान देना होगा कि एक कौन आ गया है बेटा, नाइट्रोजन। अगर नाइट्रोजन आ गया तो हमको क्या करना है, कुछ नहीं करना है सर, ये हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है, स्टेबल होता है। इसका मतलब ये हुआ सर कि नाइट्रोजन बीच में आएगा और ऑक्सीजन पहले आएगा। तो ये क्या ऑर्डर हो गया बेटा, इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया किसका, आयोनाइजेशन एनर्जी का, ड्यू टू हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। फ्लोरीन का हाई होगा। अच्छा दूसरी बात ये नहीं कि पूरा नहीं नाइट्रोजन को जंप करा देंगे, ठीक है, सिर्फ वन स्टेप, आयोनाइजेशन एनर्जी जंप
ओनली ऑन पोजीशन, सिर्फ एक पोजीशन आयोनाइजेशन एनर्जी में आपको जंपिंग जपांग में दिखेगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बेटा सॉल्व हो गया आप लोगों का नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन का। ठीक है, अब देखो एक अगर आप लोगों ने ये सॉल्व कर लिया है तो मैं आपको एक होमवर्क टाइप का क्वेश्चन इस पे दूंगा थोड़ी देर बाद। ओके, अभी ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। सर इसमें आप चार्ज पे बात करो। देखो बेटा अगर चार्ज है, ठीक है, अगर चार्ज है तो समझ लेना दुनिया चार्ज के ही सहारे चल रही है। देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमेशा याद रखना, डोमिनेटिंग फैक्टर इज चार्ज। सबसे पहले डोमिनेटिंग फैक्टर कौन होगा बेटा? चार्ज। तो चार्ज है तो सर मैं डायरेक्ट साइड से ही सॉल्व कर दूंगा, तो कर दो। डायरेक्ट साइड से अगर तुम सॉल्व करना चाहते हो तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। चार्ज से सॉल्व करना हो तो उससे भी कर दो, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। एक टर्म आपने सर बताया था, मैं इससे सोच रहा हूं सॉल्व करने को, कि पॉजिटिव डिवाइडेड बाय नेगेटिव। इसका मतलब ये सर जिसके ऊपर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, क्या होगा बेटा? जिसके ऊपर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उसका जेड इफेक्टिव बेटा उतना ज्यादा होगा। यहां से निगेटिव वाले को जितना होगा उतना कम, यही तो है। इसका मतलब सर आप ये बोलना चाहते हो, देखो एकदम क्लियर कट बात है, ये आपने रिलेशन लिखा है इसलिए इस रिलेशन को मैं हटाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, इसका मतलब ये सर सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज मेरे पास कैल्शियम +2 के पास है, तो क्या इसका आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे हाई होगा क्या? हाँ। उसके बाद पॉजिटिव चार्ज किसके पास है? सर K+ के पास है, तो इसका आयोनाइजेशन एनर्जी इससे कम होगा। अब बचे ये दोनों, इन दोनों में क्या सर? जिसके पास जितना ज्यादा निगेटिव चार्ज होता है उसका जेड इफेक्टिव उतना कम, और जेड इफेक्टिव जितना कम होगा तो फिर आपको आयोनाइजेशन एनर्जी में दिक्कत हो जाएगी। इसका मतलब है सर -2 यहां पे और Cl- यहां पे। क्या ये आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर होगा? कुछ नहीं समझना है आपको, कुछ नहीं सोचना है। अगर निगेटिव चार्ज आपको दिख रहा है, पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट है, तो हमेशा आप ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे और आपके पास आपके हाथों में आंसर चला आएगा। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपको के जीवन में। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन हो गया, फिर हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। लास्ट लेक्चर वाले होपफुली आप लोगों ने क्वेश्चन किए होंगे। ठीक है, आप लोगों पे भरोसा करता हूं, तोड़िएगा नहीं वो। ठीक, होमवर्क आपने बोला था सर एक क्वेश्चन लेके, उस क्वेश्चन को प्लीज आप लोग सॉल्व करिएगा। अगर आप लोग जेई में अच्छा रैंक चाहते हैं तो उस कॉन्सेप्ट को जानना आप लोग को जरूरी होता है। जब तक वो क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं करेंगे आपको वो कॉन्सेप्ट नहीं दिखेगा। आपको क्या करना है? फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ, क्या करना है आपको? आपको पता लगाना है, फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ सेकेंड एंड थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। कौन सा आयोनाइजेशन एनर्जी बेटा? सेकेंड एंड थर्ड आयोनाइजेशन ऑफ, कैसा ऑर्डर सर? इंक्रीजिंग कर लेना, इंक्रीजिंग इज गुड। ठीक है, किसका किसका आपको याद करना है? याद नहीं करना बेटा, सॉल्व करना। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। ठीक है, ये 4 है, इनका सेकेंड और थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी आप लोग करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन को मैं 3 स्टार दूं तो हाँ वो एक अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा। इस क्वेश्चन को सिर्फ मैं ½ स्टार दे रहा हूं। ठीक है, तो आप समझ गए ना कि ये कितना अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें आप तो 2 क्वेश्चन सॉल्व करना है और अच्छा कॉन्सेप्ट लगाना है। आप लोग याद रखिएगा, ओनली ऑन जंप, और आपका आंसर आपके हाथ में चला आएगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़े, अगर इजाजत दो तो आ जाओ। हटाओ क्या इसको? क्लियर है? क्वेश्चन आपने मैंने छाप लिया होगा, आ जाइए। अच्छा, छाप लेने का मतलब समझते हो? जैसा लिखा है वैसा ही उतार देना है। ठीक है, कभी लोग क्या करते हैं ना कि प्रॉब्लम होती है, कभी मैं इंक्रीजिंग का साइन लगाता हूं और कुछ लोग अपने दिमाग से डिक्रीजिंग का लगा देते हैं, तो वो सब आप लोग मत किया करिएगा। ओके, क्योंकि अभी तो मैं आपकी कॉपी देख नहीं सकता हूँ, क्लास में तो मैं आपको बोल भी सकता था कि भैया कम है, ज़्यादा है, क्या है। आइए एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग मेटलर्जी का।
ठीक है। मेटलर्जी में मैं यहाँ पे निकल लिख दूँ क्या, यहाँ पे कॉपर लिख दूँ क्या, यहाँ पे क्या लिख देता हूँ बेटा, सिलिकॉन। ठीक है, अभी देखो निकल कॉपर सिलिकॉन, यहाँ पे मैं वेपर फेज रिफाइनिंग वीपीआर लिख दे रहा हूँ, वेपर फेज रिफाइनिंग। ठीक है, यहाँ पे मैं बेटा लिख रहा हूँ जोन रिफाइनिंग, और यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ आपको इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। ठीक है, अब मैच द कॉलम। सर मैच द कॉलम आप इतना क्यों करो, क्योंकि मैच द कॉलम एक ट्रेंड बन चुका है आप लोगों के पेपर में। ठीक है, PQR। ठीक, अभी देखो इसको मैच द कॉलम दिया था। ठीक है, तो मैच द कॉलम में आप लोग को क्या पता होना चाहिए कि कैसे आपको करना है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। ठीक है, अगर मान लो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग है तो आप एक बात बताओ, अगर इलेक्ट्रो रिफाइनिंग की बात हो रही है इसका मतलब कि कुछ ऐसा एलिमेंट होगा जिसमें इलेक्ट्रोलिसिस हो जाए, इलेक्ट्रोलिसिस हो जाए, यानी इसका मतलब कुछ ऐसा एलिमेंट होगा जो कंडक्टर होगा। कंडक्टर टाइप का अगर है तो वो किस में जाएगा बेटा, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में। और इलेक्ट्रो रिफाइनिंग बहुत ही अच्छा प्रोसेस माना जाता है एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर के लिए। किसके लिए, एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर में जब हम लोग रिफाइनिंग करते हैं तो एक और मेथड होता है बेटा पोलिंग, जो मैंने आप लोगों को बताया है। ये तो कॉपर क्लियर है क्या ये, और एस ब्लॉक के एलिमेंट का भी इससे थोड़ा बहुत कर लेते हैं, ये अपन को नहीं पढ़ना है, बस आप कॉपर जानिए। ठीक है, अब कौन से एलिमेंट का कैसे करते हैं वो तो बात की बात है। इसका मतलब सर कॉपर के लिए तो ये मिल गया इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। अगला स्टार्ट करूं क्या, कर लो सर, आ जाओ, ये हटा रहा हूं मैं। ठीक है, इधर अब बात आती है बेटा जोन के बारे में बात कर रहा हूं, जोन रिफाइनिंग। ठीक है, जोन रिफाइनिंग हम लोग कब करते हैं, जब मुझको अल्ट्रा प्योर, कैसा प्योर बेटा, अल्ट्रा प्योर। रिक्वायरमेंट किसकी होती है, मतलब बहुत ज्यादा शुद्धिकरण की आवश्यकता होती है। और मेनली ये किसके लिए करते हैं बेटा, सेमीकंडक्टर्स के लिए। किसके लिए करते हैं, सेमीकंडक्टर्स के लिए। तो इसमें आप लोग जोन रिफाइनिंग के लिए सेमीकंडक्टर, इतना तो आप लोगों ने पढ़ा होगा पीरियोडिक टेबल कि ये किसका जाएगा, सिलिकॉन का जाएगा। एकदम क्लियर कट रहा है ना। देखो एक सेकंड में मैं आपको बता देता, लेकिन आप लोग एक स्टेप और जान जाओगे तो आपको फिर नोटबुक दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेमीकंडक्टर मिला क्या, एकदम मिल गया आप लोगों को। ठीक है, अब अगला देखो सिलिकॉन, जर्मेनियम, जर्मेनियम के लिए भी करते हैं। तो ये सारी चीजें आप लोग देख लीजिए। एक क्वेश्चन, यानी इसका मतलब तो अब तो बच गया ना बेटा कि अगर थर्ड है कि इसकी रिफाइनिंग कैसे करनी, तो इसका तो सामने वाला ही आंसर है, वेपर फेज रिफाइनिंग। लेकिन ये आप लोग नोट कर लीजिए, वेपर फेज रिफाइनिंग पे मैं थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ, थोड़ा सा डिस्कशन वेपर फेज रिफाइनिंग का करना चाहता हूँ मैं। ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। ठीक है, देखो आप लोग को याद होगा कि सर निकिल के लिए तो मॉन्ड प्रोसेस करते हैं, आप वेपर फेज क्यों कर रहे हो। देखो ध्यान से, क्वेश्चन उसने यही दिया था जेई में, और ये जो क्वेश्चन था बेटा ये जेई 2021 के जो आप लोगों का फरवरी मार्च स्लॉट जो हुआ था, ठीक है, जो स्लॉट हुआ था मतलब सेकंड स्लॉट, सेकंड शिफ्ट का जो पेपर हुआ था, स्लॉट 1 स्लॉट 2 जैसे होता है, तो उसी का ये एक क्वेश्चन था, उसने ऐसे डायरेक्ट दिया होता। तो देख लो बेटा, देखो वेपर फेज रिफाइनिंग होता तो है, इसमें क्या करते हैं, नॉन वोलेटाइल को पहले किस में बता देते हैं, वोलेटाइल में, और कलेक्ट कर लेते हैं समवेयर एल्स। इसमें दो प्रोसेस होते हैं बेटा, एक होता है मॉन्ड और एक होता है वेन आर्कल। कौन सा मेथड बेटा, वेन आर्कल मेथड। ठीक है, कोई दिक्कत आप लोग को नहीं आनी चाहिए। एक होता है बेटा मॉन्ड और एक क्या होता है, वेन आर्कल। मॉन्ड जो प्रोसेस होता है उसमें रिएजेंट CO होता है, ये सब आपको पता होता है। ये यूज करते हैं बेटा किसके लिए, निकल के लिए। और वेन आर्कल ये यूज होता है TI, ZR और HF के लिए। तो आप लोगों से ये TI जो नीट वाले पूछ देते हैं, ये TI वगैरह उनको उतना ही पूछना होता है, तो बस वो वही इतना पूछ देते हैं। ठीक है, तो वेपर फेज रिफाइनिंग में देखो, वेपर फेज रिफाइनिंग का पार्ट है मॉन्ड, यानी मॉन्ड प्रोसेस किसमें आता है, वेपर फेज रिफाइनिंग में। यानी निकल वेपर फेज रिफाइनिंग का है, तो हाँ है, इसलिए इसका आंसर क्या गया है बेटा, वेपर फेज रिफाइनिंग। समझ रहे हो, ये इसके दो पार्ट हैं। तो ये TI भी वेपर फेज रिफाइनिंग का है, ZR भी इसी का है, HF भी इसी का है, निकल का तो है। ठीक है, बस इसके लिए ये मेरा आंसर था। अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, बस इसमें कुछ वैसे भी मैच द कॉलम में दो आपने मैच करा लिया है। तो ये स्टार की बात करोगे तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको सिर्फ 1 स्टार दूंगा। ठीक है,
ये बस आप लोगों को भीड़ में खड़ा करेगा ये क्वेश्चन। ओके बेटा, नेक्स्ट चलिए। अच्छा, जितना मैंने प्रीवियस लेक्चर से अभी तक मैंने क्वेश्चन कराया बेटा, बस तुम वो क्वेश्चन कर लोगे ना, ठीक है। मैं बता रहा हूं जितना क्वेश्चन मैं कराया हूं, अगर आपको कोई थियरी छूटा हो या कुछ भी छूटा हो, बस मेरा क्वेश्चन आप लोग नोट करके रखना, और जिस दिन एग्जाम होगा बस उसको पढ़ के चले जाना, क्वेश्चन को देखना हूबहू ऐसा मिलने वाला है आप लोगों को क्वेश्चन, ठीक है एकदम। तो अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन और ज़्यादा इजी है। मैंने आप लोगों को ब्लू विट्रियल इन सब के बारे में आप लोगों को बता दिया था। कुछ मैं टर्म बता रहा हूं जिसको आप लोग पढ़िएगा घर पे और उसको समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। पहला टर्म क्या मैं मतलब बता दे रहा हूं कुछ। फ्लेम टेस्ट कैसा बेटा, फ्लेम टेस्ट ये आपको मिलेगा बेटा एस ब्लॉक में। हालांकि मैं एक बार बताऊंगा फ्लेम टेस्ट पूरा क्या होता है उसको, तो फ्लेम टेस्ट आप लोग याद कर लीजिएगा। एक बहुत ही कॉमन इस बार पूछा था फ्लेम टेस्ट में आप लोग को मिलाने को, सोडियम। सोडियम का कैसा कलर होता है बेटा, येलो। अगर गोल्डन येलो भी लिखा है तो वो भी बात सही है, ठीक है। तो आप लोगों से पूछा जाता है सोडियम का यूज क्या होता है और भी क्या होता है। तो सोडियम के अगर यूज में आप स्ट्रीट लाइट जानते हो क्या, स्ट्रीट लाइट, ठीक है। अभी तक नहीं, अभी आजकल तो जो इधर रोड पे लग रहा है वो तो एलईडी लग रहा है। पुराना वाला देखते होगा ना, येलो कलर का वो जलता होगा, गोल्डन येलो, ठीक है। जो स्ट्रीट लाइट जैसे पुरानी मूवीज में देखोगे स्ट्रीट लाइट, तो ऐसे करके जब वो फिल्मों में नहीं आता था, प्रेम चोपड़ा ये लोग गुंडे लोग जो हुआ करते थे घूमते थे रात में, तो ये स्ट्रीट लाइट वो सोडियम वाला था, ठीक है। आजकल तो एलईडी वाले आ गए हैं ड्यू टू एनर्जी एफिशिएंसी, तो वो मेरा कंसर्न नहीं है, ये पूछा गया था, ठीक है। इसको आप लोग देखिएगा, ठीक है। एक और आप लोगों से पूछा गया था क्वेश्चन, ये देखिएगा। आयन दिया गया था, मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूं, ये आप लोगों का टेम्पररी हार्डनेस के लिए होता है बेटा। ये डायरेक्ट पूछे गए हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग के जेई के हैं 2021 के। टेम्पररी हार्डनेस के लिए क्या आएगा बेटा, एनायन पूछा था। तो ये कौन सा एनायन है बेटा, बाइकार्बोनेट। कैसा एनायन है, बाइकार्बोनेट, ठीक है। एनायन कैसा है बेटा, बाइकार्बोनेट, ओके। तो इस एनायन को हम लोग देखेंगे और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे आगे वाले क्वेश्चन, ठीक। अब आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन से आगे। चलो आ जाओ, अगला क्वेश्चन है बेटा, उसने पूछा था XgF6 का, ठीक है। XgF6 का उसने क्या पूछ दिया था बेटा, आप लोगों से शेप पूछ दिया था XgF6 का। तो देखो जेनॉन है, ठीक है। तो XgF6 का शेप आप लोगों से पूछा था उसने, डायरेक्ट उसने पूछा था कि कैसा होगा। तो आपको मैं बना के भी दिखा दे रहा हूं, लेकिन आप लोग याद रखिएगा, हाइब्रिडाइजेशन कुछ और आता है और शेप इसका कुछ और रहता है। ये ऐसे इसको बोलते हैं डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। लिखेंगे क्या, लिख लीजिए, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। कैसा शेप इसका लिखेंगे, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, या फिर बोलेंगे कैप्ड। कैप मतलब टोपी होता है ना, तो कैप्ड ऑक्टाहेड्रल, कैप्ड ऑक्टाहेड्रल या डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, ये दोनों आप लोग मतलब लिख लेंगे, अच्छा लगेगा आप लोगों को, ठीक है। डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल या कैप्ड ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। आगे बढ़ूं क्या मैं, चलो आगे बढ़ता हूं मैं, ठीक। डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल या कैप्ड ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। अच्छा, इसको अगर याद करना, एक ये, ठीक, एक बेंजाइन जो मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बताया है, ये दो मतलब अगर आपसे पूछेगा तो इन्हीं दोनों में बस प्रॉब्लम है, बाकी सब सही है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप लोग को हाइब्रिडाइजेशन वगैरह में कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये दोनों बस आप लोग देखिएगा, आप लोग को हो जाएगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन आप लोग लिखिए और इसको करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं करा भी दूंगा, पहले आप लोग करिएगा। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एनायनिक, अच्छा क्वेश्चन है ये, एनायनिक पार्ट एंड शेप ऑफ
केटायनिक पार्ट ऑफ PCl5 सॉलिड। अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये, इसको आप लोग नोट करिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको एडवांस में देखने को मिल जाएंगे जेई एडवांस में। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एनायनिक पार्ट? हाइब्रिडाइजेशन पूछा है किसका? एनायनिक पार्ट का। और शेप पूछा है किसका बेटा? केटायनिक पार्ट का, PCl5 का। नोट करो फटाफट ऐसे क्वेश्चन, ठीक है? एक भी आप लोगों से ये पॉइंट छूटना नहीं चाहिए, ठीक है बेटा? कोई दिक्कत नहीं है ऐसे प्रश्नों में आप लोगों को। और भी इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, ठीक है? बस ये बहुत ही पॉपुलर है, बस मैंने इसलिए बताया था। ठीक, आइए PCl5 पे बात हो रही थी। PCl5 का बेहतरीन क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं जो आप लोग को समझने में भी आसान रहेगा। इसको हटाऊं क्या? हाँ सर। देखो एक क्वेश्चन आता है, ब्रेकिंग ऑफ PCl5। ब्रेकिंग ऑफ PCl5 यानी PCl5 को बेटा हीट करते हैं तो PCl3 और Cl2 में टूटता है Y। ये अगर Y लगा दूं तो ये हो गया बोर्ड का क्वेश्चन, लेकिन मैं बस ऐसा दे दूं, सॉरी बेटा इधर Cl लगाऊं क्या? ये Cl हो गया, ये Cl हो गया, इसको मैं बना दे रहा हूं ट्रायगोनल, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है। इसका बॉन्ड लेंथ बेटा A ले रहा हूं और इसका बॉन्ड लेंथ मैं B ले रहा हूं। तो आप लोगों से जो पूछेगा वो पूछेगा कि कौन सा बॉन्ड लेंथ बड़ा है, तो बेटा याद रखिएगा B इज ग्रेटर देन A। इसका मतलब होता है बेटा एक्सियल जो बॉन्ड लेंथ होता है वो ज्यादा होता है इक्वेटोरियल से। क्यों? ड्यू टू परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर एंड परसेंटेज ऑफ P कैरेक्टर, ठीक है? अगर आप लोगों को प्रॉब्लम है तो आप लोग नोटबुक में बेंट्स रूल देखेंगे। कौन सा रूल देखेंगे बेटा? बेंट्स रूल। अकॉर्डिंग टू बेंट्स रूल तो आपको पता चलेगा कि इसका एक्सियल ऑर्बिटल बड़ा होता है और इक्वेटोरियल ये छोटा होता है। क्यों होता है? फॉर्मूले से मैंने आप लोग को डिराइव किया था। अच्छा, इसीलिए सर PCl3 बच जाता है और Cl2 निकल के बाहर हो जाता है। तो हाँ बेटा, एक्सियल का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है, इक्वेटोरियल का कम। ठीक है बेटा, ये था एक बेहतरीन क्वेश्चन।